मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग के बद्दीहा पुल के पास मंगलवार को हुई सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में सिर्फ एक युवक की पहचान 20 वर्षीय सोनालाल सोरेन के रूप में की गई है। घटना के बाबत बताया जाता है कि मंगलवार को करीब 5 बजे शाम को बद्दीहा पुल के पास एक बाइक में सवार 4 युवक पुल के ऊपर से गुजर रहे थे। इसी क्रम में गिरिडीह से डुमरी की ओर जा रही ट्रक ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सोनालाल सोरेन सहित 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चौथे साथी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं स्थानीय लोगों के सहयोग से मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस क्रम में अन्य 2 मृतकों की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। घायल व्यक्ति को यहाँ से उठा के अस्पताल भेजा गया है। 3 व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। बॉडी का इंक्वायरी करके अस्पताल भेजा गया है। जान से देखने दर्शकों का भीड़ लगा था, जाम नहीं थे। केरला मॉडल की एक शानदार इको फ्रेंडली स्कूल की आधारशिला मंगलवार को टुंडी रोड के मोहनपुर में रखी गई। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से मोंगिया स्कूल का शिलान्यास विधिवत रूप से किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुलवंत सिंह मोंगिया शरीफ हुए। वहीं अन्य अतिथियों में मोंगिया स्टील के निदेशक त्रिलोचन कौर, हरविंदर सिंह मोंगिया व सतपुरिया अलायंस के निदेशक बलविंदर सिंह सलूजा शामिल थे। कार्यक्रम में सबसे पहले मोंगिया स्कूल के निदेशक सन्नी शर्मा ने सभी का अभिवादन किया, साथ ही मोंगिया स्कूल के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इसके बाद विधि विधान और अरदास के साथ इस विद्यालय की आधारशिला रखी गई। मौके पर विद्यालय के ब्रोशर का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गुलवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि आम विद्यालय से हटकर एक अलग तरह के स्कूल की परिकल्पना कई साल पहले की थी। अब उस परिकल्पना को साकार करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तो होगा ही, साथ ही इसमें पारिस्थितिकी संतुलन का विशेष ख्याल रखा जाएगा। विद्यालय पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। कहा कि इस विद्यालय में हर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्थान होगा और अभिभावकों के पॉकेट पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। कहा कि विद्यालय में बुनियादी शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास और वोकेशनल एजुकेशन का भी समावेश रहेगा। कार्यक्रम में स्वागत भाषण मोंगिया स्टील के आदिल सिद्दीकी ने दिया, जबकि संचालन और धन्यवाद ज्ञापन मोंगिया ग्रीन के स्टेट हेड अभिषेक सहाय ने किया। कार्यक्रम की सफलता में मोंगिया ग्रुप से जुड़े कई प्रमुख लोगों की भूमिका बनी हुई थी। एसी या इस टाइप के जो बने हैं, उस टाइप का नहीं बनाकर बिल्कुल हवादार
और नेचुरल हो, इसमें लगने वाले सामान भी जो है वो सब हम लोग इस तरह के सामान लगाएं जो कि प्रकृति की देन है, ना कि इसमें सब सीमेंट वगैरह लगा करके या इस तरह का कुछ भी निर्माण करें। स्कूल के निदेशक सन्नी शर्मा जी, सनपुरिया ग्रीन फाउंडेशन के तत्वाधान में मोंगे स्कूल की आधारशिला रखी जा रही है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यह जो विद्यालय है यह ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट पे बनाया जा रहा है। इसमें लगने वाले सभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मटेरियल पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं, कि चाहे वह ब्रिक्स हो, कम से कम सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके, बायोगैस प्लांट लग सके, जितने भी वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सभी का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो सके, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर धूप, हवा, पानी का प्रवेश हो, किसी भी ऐसे पदार्थ का उपयोग नहीं है जिससे कि पर्यावरण को किसी प्रकार के प्रदूषण का सामना करना पड़े। और इस प्रकार के बिल्डिंग में निस्संदेह जो पठन पाठन का कार्य रहेगा वह काफ़ी अच्छा रहेगा। पठन पाठन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों का पूरा दिन लगा रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जहाँ तक इस क्षेत्र के उन सारे बच्चों की बात है जो कि अपने स्तर पर सक्षम नहीं हो पा रहे हैं एक उच्च शिक्षा प्राप्त करना, उनके लिए भी यहाँ पर आवश्यक ध्यान रखा जा रहा है। तो ये एक नवीन प्रयास काफ़ी सराहनीय है। मैं बधाइयाँ देता हूँ मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सभी लोगों की कि उन्होंने इस प्रकार के सराहनीय प्रयास की शुरुआत की है और मेरी तरफ से इस मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के प्रयास को पूरी तरह से साधुवाद। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम एक ऐसे कदम की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हम ये समझ पाएं कि हमारे आसपास के समाज में क्या आवश्यकता है और क्या इस समय की प्रेजेंट तत्काल क्या जरूरत है, और उसको हम किसी तरह से भी जितना ही हो सके उतना पूरा कर पाएं। आज आसपास के इलाकों में बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं जिसमें कि बच्चों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम उन स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। हमने एक ऐसा अच्छा स्कूल बनाना है जिसमें कि सारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से और यहाँ तक कि उन चीज़ों का उपयोग करके बनाना है जिसमें कि सारा कुछ इको फ्रेंडली हो, बांस का उपयोग हो, मिट्टी का उपयोग हो और इन चीज़ों का उपयोग हो। जैसे अगर कहीं ईंट भी लगे तो वो जो अभी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ईंट आती है वो लगे, यानी कि इस प्रकार का हमारा सारा इंतजाम। और बाकी जो हॉलो लगते हैं सारे सिस्टम जिसको कहते हैं रेड ट्रैप, इस टाइप के सिस्टम लगते हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार से बाहर की गर्मी अंदर नहीं आती है, वो हॉलो रहता है, खाली रहता है ना। तो इस प्रकार के जो हम लोगों ने सारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से केरल से ये हमने टेक्नोलॉजी ली है और ये स्कूल पूरे झारखंड में अभी भी एक भी इको फ्रेंडली स्कूल बना नहीं और आसपास के इलाके में भी कहीं नहीं, बिहार में भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक नया प्रयोग करना है और उसमें अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके और सबसे बड़ी बात कि एक अफोर्डेबल स्कूल हो, ऐसा विद्यालय हो जिसमें हर कोई पढ़ पाए और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं, कम से कम खर्च में अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। यह मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन का विचार है। और उसी विचारधारा के हिसाब से जैसे जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनको भी हम साथ लेके चलें, इस प्रकार का एक हमारा जो विचार था उसको आज हम पूरा कर पाएं, इसके लिए हमने ये मोंगिया स्कूल बनाना के एक प्रयास किया है। और मैं देखना चाहता हूं कि किस प्रकार आज की जो जरूरत है उसको हम पूरा कर पाएं। आज की जो नई पढ़ाई आई है उसके हिसाब से हम पढ़ा पाएं। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी बदलती है, शिक्षा में भी बहुत विकास हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि उस विकास को साथ लेते हुए उन बच्चों का क्या फ़ायदा हम कर सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उसको आने वाली पीढ़ी में क्या फ़ायदा हो। जो प्रेजेंट अभी चल रही है ये लकीर में जो फकीर की तरह जो किताबें पढ़ा रहे हैं और जिस तरह से एक पुराने सिस्टम से चले आ रहे हैं, ये वो सिस्टम नहीं है। इसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा के हिसाब से सारी चीज़ें बतानी हैं, लेकिन उनका ज्ञान भी बढ़े और उन पर दबाव नहीं रहे। इस प्रकार की सारी चीज़ों का इंतजाम करते हुए अभी तो टेक्नोलॉजी के बारे में सारी बातचीत होना शुरू हुई है और भी बहुत सारी बातें आएंगी जो हम पहले सारी बातें नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हमारा सिर्फ ये वादा रहेगा कि इस आसपास के इलाके में मैं ऐसा स्कूल देना चाहता हूँ जो एक एग्जाम्पल हो और लोग देख के जिस तरह से हमने स्टील बनाया और जिस तरह का हमने उसमें अपना सिस्टम उसमें बनाया, लोग आज उसको फॉलो कर रहे हैं। उसी प्रकार मैं ऐसा स्कूल बना के आपको दूंगा जिसमें कि लोग उसको फॉलो करेंगे और खुशी महसूस करेंगे।
आसू पार्टी के गिरिडीह जिला प्रभारी छक्कर महतो मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे और नगर कमेटी के साथ नए परिसदन में एक बैठक की। बैठक में 15 तारीख को नए प्रखंड कमेटी की विस्तार की जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि 260 प्रखंड कमेटी का विस्तार कार्यकर्ता सम्मेलन कर किया जाएगा। साथ ही पार्टी की मजबूती पर भी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं मौके पर जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने बताया कि आसू पार्टी के जिला प्रभारी ने कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार पार्टी हित में कार्य किया जाएगा और जो दिए गए कार्यक्रम है उसे मजबूती से सफल बनाया जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से संजय साहू, वीरेंद्र राम, संजीत तरवे, विनोद रजक, बाबू बंगाली, मनीष यादव सहित कई आसू कार्यकर्ता मौजूद थे। आसू पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश के 260 प्रखंडों में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से प्रखंड कमेटी का गठन और पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। उसी के नामित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज नगर के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। हम लोग 15 तारीख को संगठन को एक्टिव और धारदार बनाने के लिए कार्यक्रम करेंगे और संगठन को जो बनेगा यहाँ से लेकर के प्रदेश स्तर पर समर्पित करेंगे। तो पूरे झारखंड प्रदेश से प्रखंड सम्मेलन का आयोजन किया गया है और उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज हम लोगों के बीच नगर प्रभारी बड़े भाई छक्कर महतो जी यहाँ उपस्थित हुए और 15 तारीख को जो कार्यक्रम होना है उसका विधि व्यवस्था और कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु तो अपनी बातों पर गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया चंद्रमारनी निवासी उर्मिला देवी का मकान गत वर्ष बरसात के मौसम में गिर गया। मकान को लेकर उर्मिला देवी ने प्रधानमंत्री आवास के लिए गुहार लगाई, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और वे प्रधानमंत्री आवास से अब तक वंचित है। दुर्भाग्य तो यह है कि सरिया नगर पंचायत घोषित होने के बाद भी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देना था, पर इस बार भी इनका नाम डाटा सूची में नहीं आया, जिससे उर्मिला देवी काफी मायूस है। इस बाबत उर्मिला देवी ने बताया कि 10 वर्ष पूर्व इंदिरा आवास का डाटा सूची में मेरा नाम चढ़ा हुआ था, फिर भी हमें इंदिरा आवास नहीं मिला, जबकि परिपूर्ण लोग हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिल गया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत बनने के बाद अनुमंडल से संबंधित अधिकारी आए थे, उन्हें विश्वास दिलाया था कि काम हो जाएगा, फिर भी आवास बनाने की डाटा सूची में उनका नाम नहीं चढ़ा है। कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए उन्होंने कई बार अनुमंडल के चक्कर लगाए हैं। इस बाबत सरिया नागरिक मंच के अध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा कि उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारी से बात की है। कहा कि किसी कारणवश नाम नहीं चढ़ा हो तो फिर से आवेदन दिया जाए, तब उनका मकान बन जाएगा। घर मर गिर गए तो कैसे रह गया? 10 साल से आसरा रहे, देख रहा कि बोला हमारे घर आए पैसा न खाए मर जाएगा। अच्छा, अब काल गल बलोक में कोई सुनवाई ना भले, सगरो गल कोई सुनवाई ना भले। 2 बार 3 बार यहाँ गल वहाँ गल कोई सुनवाई ना। हम देखलिए घुसलिए वहाँ साथे अभी अपना गाँव वाले करो तीन की करो तो कैसे कहेंगे? 10 साल से हम आसरा लगे लेगी अपना तपली से हम रोगे से हमें जानो की रही हम रोगे से हमें जानो की करिए और गाँव वाले कह के हमारे काम और तल पकड़ा दो। ये दिनेश मंडल का घर है। इसने पीएम आवास के लिए जो होता है कागजात आवेदन सब किया था, एलपीसी बनाया था, सब चीज़ किया था और इसका सूची में 15 साल से पहले से नाम था, लेकिन आज तक इसका नहीं हुआ और ये धंसा हुआ घर है। इसका जरूरी होना था, लेकिन किन कारण से छटा ये तो अब जाने जो जांच किए हैं, लेकिन जो परिपूर्ण है जिनका पक्का मकान है उनका कैसे पास हो गया ये हम लोग जानना चाहते हैं। मामला संज्ञान में आया है जो सरिया नगर पंचायत क्षेत्र के चंद्रमारनी गांव का मामला है। एक दिनेश मंडल नामक व्यक्ति हैं जो मकानहीन हैं, उनका मकान बरसात के मौसम में गिर गया था, जो किन्हीं कारणवश उसका नगर पंचायत क्षेत्र में जो मकान मिलने वाला है सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास, वो नहीं उनका लिस्ट में डाटा सूची में नाम आ पाया है। अब ये जिन कारणों से उनका मकान लिस्ट में नहीं आया वो जांच की विषय है। अभी मैंने दूरभाष के माध्यम से सिटी मैनेजर से बात किया तो उन्होंने बताया कि किसी कारणवश अगर उनका नाम नहीं चढ़ा तो वो सोमवार को आके कार्यालय में एक आवेदन के माध्यम को देकर अवगत कराएंगे
और उन्हीं गांव का, चंद्रमानी गांव का है, किसी एक व्यक्ति का नाम चढ़ गया है जो लगातार 3 बार से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इंदिरा आवास भी लिए हैं, प्रधानमंत्री आवास भी लिया है और नगर पंचायत में नाम उनका चढ़ गया है। गिरिडीह जिला के जमुआ और देवरी प्रखंड में आइडिया संस्था द्वारा गठित सभी 5 FPO को मंगलवार को शक्तिनगर में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत बीज का लाइसेंस LDM HN सिंह और नाबार्ड गिरिडीह के DDM आशुतोष प्रकाश के द्वारा दिया गया। लाइसेंस लेने के बाद FPO डायरेक्टर को संबोधित करते हुए LDM HN सिंह ने कहा कि FPO को बीज का दुकान खोलने के लिए 2-2 लाख रुपए का कैश क्रेडिट दिया जाएगा। इससे FPO बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे FPO को पूंजी की कमी नहीं होगी। वहीं DDM आशुतोष प्रकाश ने कहा कि बिजनेस शुरू करने के लिए नाबार्ड द्वारा हर FPO को 5 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। कहा कि FPO से जुड़े किसानों के विकास के लिए नाबार्ड और सरकार प्रतिबद्ध है। आइडिया के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष पांडे ने कहा कि देवरी प्रखंड में जमडीहा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जमुआ प्रखंड में पर्णहरित प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, केंदुआ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जमुआ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और सटीक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को 20 दुकान संचालित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। मौके पर सभी FPO के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश वर्मा, महेश शर्मा, लक्ष्मण महतो, पवन वर्मा, दीपक कुमार के अलावा सटीक FPO के CEO अजय कुमार वर्मा, सेमिना एग्रो कंपनी के प्रवीण कुमार सिन्हा, आइडिया के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार आदि मौजूद थे। जो FPO हमारे जमुआ प्रखंड में एवं देवरी प्रखंड में टोटल 5 FPO जो बनाए गए हैं, उनको आज कृषि विभाग द्वारा सीड का लाइसेंस दिया गया है, जिसके माध्यम से वो सीड का बिजनेस जो है वो अपने प्रखंड पंचायत में करते हुए जो किसान हैं उनको सीड का जो अवेलेबिलिटी है वो टाइमली करवा सकते हैं और एक अफोर्डेबल प्राइस पे करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लाइसेंस लेने के बाद उनको कैपिटल की ज़रूरत होगी, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, वो बैंकों के माध्यम से वो CC का आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नाबार्ड के माध्यम से भी बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए 5 लाख रुपए तक का मैचिंग इक्विटी ग्रांट प्रत्येक FPO को दिया जाता है। उसके अंतर्गत भी FPO जो है लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा FPO को बिजनेस बढ़ाने के लिए अलग अलग और भी योजनाएं हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें किसान भाई हर तरह के किसान एवं SHG, JLG, FPO स्टोरेज रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकता है। कम्युनिटी लेवल पे जो एसेट्स है उसको भी क्रिएट कर सकता है। कस्टम हाइक सेंटर हुआ, एग्रीकल्चर स्टोरेज के लिए गोडाउन हो गया, वेयर हाउस हो गया। और इस स्कीम के अंतर्गत जो है 2 करोड़ तक के लिए PGTMS कवरेज भी है और 3% का ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। सभी FPO से अनुरोध है कि इस स्कीम का भी फायदा उठाते हुए जो भी भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उनको पालन करते हुए आप आवेदन कीजिए और अपने FPO को बिजनेस मोड में लाते हुए किसानों का कल्याण। गांवा प्रखंड स्थित पिहरा पश्चिम पंचायत के बाराडी एवं पिहरा पूर्वी पंचायत के मानपुर में मंगलवार को भाकपा माले की ओर से जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान पार्टी की सदस्यता अभियान के साथ साथ क्षेत्र की समस्याओं, पेंशन, आवास सहित अन्य सरकारी योजनाओं में जन भागीदारी पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि वर्तमान भाजपा की मोदी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। महंगाई की मार से लोग त्रस्त हैं। डीजल, पेट्रोल सहित आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे इस महामारी में लोगों का जीना दूभर हो गया है। अपने कार्यालय में मैंने क्षेत्र में पुलिया, तालाब, सड़क आदि का निर्माण करवाया था। वहीं पावर ग्रिड व पावर सब स्टेशन की भी स्वीकृति दिलाई थी, लेकिन वन विभाग से NOC नहीं मिलने के कारण कार्य लंबित है। इन तमाम मुद्दों को लेकर शीघ्र ही भाकपा माले द्वारा प्रखंड स्तर पर जन आंदोलन किया जाएगा। कहा कि यहां के सांसद और विधायक क्षेत्र की समस्याओं पर चुप्पी साधे हैं। इस दौरान दर्जनों लोगों ने भाकपा माले में शामिल होने की घोषणा की। मौके पर पप्पू यादव, अनंत कुमार आर्या, इंद्रदेव यादव, बाल गोविंद यादव, किरण देवी
अफसाना खातून, मुनीम सॉय, सखी चंद्र यादव, कारू यादव, मीना देवी, उदय यादव, जितेंद्र प्रसाद यादव एवं नरेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। बिजली बिल बढ़ोतरी किया गया है, राशन भी कटौती करके दिया जा रहा है और हम लोगों ने जो 2015 से लेकर के 19 तक जो विकास का काम शुरू किए थे, वो झोली तरी नदी में जो डैम बनाने का जो प्रस्ताव था, आज वो फाइल में लटक गया और यहाँ के सांसद और विधायक चुप्पी साधे हुए हैं। पानी टंकी के जरिए जो पानी देने की बात थी पीरा पंचायत दोनों को, वो भी कहाँ लटका हुआ फाइल, इसका कोई पता नहीं चला है। इसी तरह से पीरा खैर जमदार रोड का एनओसी फॉरेस्ट के द्वारा नहीं मिल पा रहा है। गद्दर में जो पावर ग्रिड लगाया गया कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फॉरेस्ट के द्वारा एनओसी नहीं मिलने के कारण पूरी तरह बिजली चालू नहीं हो पा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज जन सुनवाई किया है। नगर भवन गिरिडीह में नगर निगम के सफाई कर्मियों के लिए लगाए गए विशेष टीकाकरण केंद्र में लोगों ने पहुंचकर टीका लगवाया। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू ने पहुंचकर लोगों को प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का उपयोग अवश्य करें। कहा कि यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की टीम को इस कैंप को लगवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उन्होंने सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए बहुत धन्यवाद कहा। टीकाकरण कार्यक्रम में यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की ओर से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विलियम जैकब, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर मधुलिका कुमारी, पुष्पा शक्ति, कुमारी निशा और कुमार गौरव द्वारा लोगों को मोटिवेट किया गया। साथ ही टीकाकरण केंद्र लाने में और टीकाकरण के दौरान कार्यक्रम को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोविड-19 टीकाकरण केंद्र में पंजीकरण कार्य को तीव्र गति प्रदान करने में कंप्यूटर ऑपरेटर रंजीव कुमार, एएनएम राधिका कुमारी, सहिया अनीता देवी और सोमा देवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वैक्सीनेशन का कोविड-19 का टीकाकरण का बहुत बढ़िया प्रयास किया गया यूनिसेफ के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल गिरिडीह के द्वारा। काफ़ी लोगों को यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है। साथ ही साथ आम लोगों को भी गुजारिश करेंगे कि जो लोग टीका नहीं लिए, वैक्सीनेशन नहीं लिए, वो आकर करके एकदम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए और साथ ही साथ टीकाकरण करवाइए। साथ ही साथ सदर अस्पताल और सभी पदाधिकारी गण से अनुरोध होगा कि गिरिडीह शहरी क्षेत्र के गार्डन व्यू होटल में यदि अगर टीकाकरण का वो वहाँ पर कैंप और लगा दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा।